नमस्कार साथियों। अगर आप सभी लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हम लोग एमपीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि यूपीएससी की तरह एमपी भी अपने यहाँ स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम करवाता है। और पिछली क्लासों में आपने देखा है एमपीपीएससी का जो पेपर करवाता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। और आप देखेंगे उसके बाद हम लोगों ने एमपीपीएससी का पैटर्न जाना कि इसमें आप देखिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या चाहिए आप लोगों को, कितने नंबर का क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सिलेबस कवर किया था। अगर आपके दिमाग में एमपीपीएससी के पेपर से संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो उन क्लासों को आप लोग अगर देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि क्लियर आप लोगों के आंसर मिल जाएंगे। अगर फिर भी आप देखिए आंसर नहीं मिलते हैं तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप देखिए एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नाम से। इसी में सभी आपको क्लासें डली रहेंगी, आराम से आप लोग क्रम से देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी से वादा भी किया हुआ था कि अब हम लोग सिलेबस के बाद प्रीलिम्स के जो कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उन पर हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। और आप सभी जानते हैं कि देखिए पहले आपका सिलेबस कुछ और हुआ करता था, 3 आपके एक्ट आते थे और अच्छी खासी संख्या में उनसे क्वेश्चंस आते थे। तो उन पेपर को पुराने सिलेबस के कुछ पेपर हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग नए जो सिलेबस आपका आ चुका है उस पर आधारित जो पेपर हुए हैं उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। और ये है आपका 2018 का प्रीलिम्स का पहला पेपर। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दूसरा जो सी सेट का होता है उसमें केवल आप लोगों को क्वालिफाई करना होता है, यानी कि 33% नंबर चाहिए होते हैं। अगर आप लोग वन सेवा की तैयारी कर रहे हैं तब उसके नंबर भी आप देखिए, आपके जो मेरिट लिस्ट बनती है ना मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए, तो उसके नंबर भी जुड़ते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पिछली क्लासों में विस्तार से बात की हुई है, सब एक एक सवाल का जवाब दिया हुआ है। और ए सेट है आपका, क्या है ए सेट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों को 2 घंटे का समय मिलेगा और आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 200 नंबर का रहेगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चंस 2 नंबर का रहेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा हो गया एक क्वेश्चंस, तो आप लोग अपनी भाषा के अनुसार चुन सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई गड़बड़ी लग रही है तो उसका हिंदी ट्रांसलेट दे सकते हैं, इंग्लिश देख सकते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग नहीं रहता है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हम लोग सीधी सी बात करते हैं पहले क्वेश्चंस के बारे में। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? उससे पहले एक बार आप लोग मध्य प्रदेश को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोग मध्य प्रदेश को देखेंगे और मध्य प्रदेश को आप लोग तमाम नामों से जानते हैं। आप देखिए इसे आप लोग हृदय प्रदेश कह देते हैं। और आप देखिए हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए बीच में है, बिल्कुल हृदय आप लोग देखते हैं ना, उसी तरह से ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी सीमा आपको उत्तर प्रदेश से देखने को मिलेगी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और आप देखेंगे जब तक मध्य प्रदेश का हिस्सा था छत्तीसगढ़, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। अब आप देखते हैं कि राजस्थान पहले पर है और मध्य प्रदेश का दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में आप देखेंगे आपको 230 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेंगी। और आप सभी को मालूम होना चाहिए टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस बरार के नाम से भी जानते हैं। और इसका क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश। सीधी सी बात समझ लीजिए, यानी कि आप देखिएगा कि कितना 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका मध्य प्रदेश। और आपके भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। यहाँ की हिंदी भाषा आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों को मध्य प्रदेश का पशु बता दें, बारहसिंगा है मध्य प्रदेश का। पक्षी जैसा कि आप सभी को बताया है, क्या है इसका पक्षी? मोर, मुरहन, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर या तोता। तो आप सभी जानते हैं कि शाही बुलबुल है इसमें, पैराडाइज। इसमें क्या लगाओगे? आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग
याद रखिएगा। नॉर्मल जानकारी। और मध्य प्रदेश का आप सभी जानते होंगे, उच्च न्यायालय आप लोगों को जबलपुर में देखने को मिलेगा। मुख्य पीठ है इसकी जबलपुर में, और इसकी खंडपीठ आपको इंदौर और ग्वालियर में देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सी ऑप्शन रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो आप सभी जानते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसका, और इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने और राहत और मुआवजा देने सहित पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक भारत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। और संविधान का अनुच्छेद 21 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से प्रेरणा लेता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ए ऑप्शन होगा आपका, क्या होगा इसमें, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने तीसरा, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य आप लोगों को बताना है। और इसमें आप देखेंगे कि आपका ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो आपको बता दूं कि सिक्किम है, क्या है, सिक्किम है। तो ये आप लोगों को सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सिक्किम को आप लोग देख सकते हैं, देखिए सिक्किम ये है। और आप सभी को मालूम है सिक्किम की सीमा 3 देशों से लगती है, नेपाल और चाइना और भूटान। इसकी राजधानी गंगटोक हो गई। और आप देखें राज्यों में इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यहाँ विधानसभा में 32 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। राज्यों से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो इसमें सी ऑप्शन आप लोग लगाएंगे। मेट्रोपॉलिटन शहर में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक आपको देखने को मिलेंगे, बताइए। O3, CO, SO2, CO2, NO2। तो आप देखेंगे कि मेट्रोपॉलिटन शहरों में सर्वाधिक वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का रहता है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो अंतिम कुंजी जारी की गई थी किसकी तरफ से, आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, जो आप इंदौर में देखते हैं ना, उसकी तरफ से। तो इस क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया था पेपर में। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और वैसे सामान्य जानकारी के पास आप लोगों को बता दूं कि सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। मतलब यानी कि सोचिए कि बीमारी हो जाती है ना, तो दवा के रूप में काम आती है। गन्ना, घृत कुमारी, कपास, महुआ। तो मुझे लगता है कि आप सभी को मालूम होगा कि घृत कुमारी होगा इसमें। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, क्या, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा 5 में। छठवां क्वेश्चन है हमारे सामने कि हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है, रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ए बी दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दूं कि यह आपका रासायनिक ऊर्जा से होता है। किससे होता है, रासायनिक ऊर्जा से। छठवें में क्या लगाओगे आप लोग, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। 7वां क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। 20 हर्ट्ज से आप देखेंगे 20,000 हर्ट्ज तक, 80 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक, 2 लाख हर्ट्ज से 4 लाख हर्ट्ज तक, 0 से 20 हर्ट्ज तक। तो आप देखेंगे इसमें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और 7वें में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 7 में क्या लगाओगे, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र, बताइए। इनमें क्या लगाओगे, 8 में आपका ए ऑप्शन होगा, सिंधु क्षेत्र होगा आपका। ठीक है,
8 में आप लोग ए ऑप्शन लगाएंगे। ये आप देखिए इंग्लिश में दिए गए हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और वैसे भी आप लोग इसकी मेन एमपीपीएससी की मेन साइट से भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और पुराने क्वेश्चंस पेपर भी टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। उन्हें देखते रहिए आप लोग। लेकिन हम लोग इसके 18 से लेकर जो अभी तक वर्तमान तक हम लोग इसके पेपर जरूर सॉल्व करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप देखिए 20 अप्रैल, 5 जून, और आप देखेंगे 22 अप्रैल, 3 मार्च। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक इसका मतलब यही होता है पर्यावरण की सुरक्षा के समर्थन में। आरंभ हुआ था 1970 में, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। एक तरह से आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को हमारी वजह से आप देखिए नुकसान पहुंचा है, तो उसके हमारा जागरूक भी तो होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए मनाया जाता है 22 अप्रैल को। आप लोगों को बताना है, नहीं मैं बता रहा हूँ 5 जून को क्या मनाया जाता है। आप लोग बताइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चंस भी पूछता है, कई बार क्वेश्चन से आ चुका होगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, ये जरूर याद रखा करिएगा, अच्छे से पढ़ लिया करिएगा। सही सम्मिलित नहीं है। पुस्तकों के नाम हो गए, लेखक हो गए। द बर्निंग फॉरेस्ट नंदिनी कुमार सुंदर, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, चिन्ना चित्रा ऑफन केम टू आवर हाउस किरण दोषी, आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स ए कुणाल बासु। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी कि गलत है, ये पूछ रहा है इसमें। तो आप आइसलैंड ऑफ लॉस गर्ल्स जेनिफर पुस्तक मैक माहोन की रचना है, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन लगाएंगे आप लोग। 10 में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन रहेगा आपका, बाकी 3 सम्मिलित हैं, ठीक है, सही है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर हुए उपचुनाव में इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई थी? ये आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएगा, लेकिन आप देखिए कि पुराना उस समय करंट में था, तो करंट का एक क्वेश्चंस मान लीजिए। और आप सभी जानते हैं कि उपचुनाव कहने का मतलब होता है कि कोई सीट खाली हो जाती है तो उस पर समय से पहले चुनाव करवाए जाते हैं ना, तो उन्हीं उपचुनाव कह देते हैं। यमुना देवी, राधा देवी, संपत्तिया उइके और कविता उइके। तो इसमें आप देखें कि 11 में आपका सी ऑप्शन रहेगा, संपत्तिया उइके। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और 11 सीटें हैं राज्यसभा में मध्य प्रदेश में। जनवरी, ये भी आप देखिए, आप करंट का क्वेश्चन है। जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार आदान प्रदान किया, और जिनमें यह कहा गया है कि दोनों देश एक दूसरे के नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो 12 में आप देखेंगे कि आपका 25, 26, 27, 28। तो इसमें 27 होगा, क्या 27 होगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और पाकिस्तान की बात होती है तो हमारा पड़ोसी है, 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। 27 बार भारत पाकिस्तान की 1 जनवरी 1992 से प्रतिवर्ष नाभिकीय ठिकानों की सूची का आदान प्रदान होता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 27 12 में सी, ठीक है। क्वेश्चन है 13, विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? ये भी करंट का। दीपक परेख, सलील परेख, नंदन नीलेकनी और एनआर नारायण मूर्ति। तो आप देखेंगे 13 में आपका बी, सलील पारेख। इन्फोसिस के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, क्या इन्फोसिस के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी दे देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देशों की संख्या क्या है? देखिए इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है या राष्ट्रीय संगठन है, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में हर साल पूछते हैं। फिर चाहे आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हो या UPSC की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों की समझ में भी आ जाएगा। 188
IMF की बारी हो रही, 189, 187, 190। देखिए पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में बता दूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आप लोग इसे कहते हैं। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, ये सभी उद्देश्य रहते हैं इसके। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को आपको मिल जाएगा, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे 189 सदस्य उस समय आप लोगों को देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में बात करें तो देखिए 2022 में हम लोग देख रहे हैं इन क्लासों को, तो 190 सदस्य हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा 15। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिए UPPCS में कई बार पूछ चुका है, तो आप लोग जरूर इसे भी पढ़ लिया करिएगा। जब भी पेपर होता है तो उस समय आप लोग पढ़ के जाया करिए। 20, और आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 230 सीटें हैं टोटल। 22, 25, 28। तो आपको बता दूं कि इस पे 28 इसमें, लेकिन आप देखिए कि इस क्वेश्चन पेपर को ही डिलीट कर दिया गया था, अंतिम जो भी आपका MPPSC की तरफ से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। लेकिन कई जगह आप देखिए कि 28 इसका आंसर दिया गया था उस समय। 22 भाजपा से थी और 6 कांग्रेस से थी। ठीक है, चलिए आप लोग इसे हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। और डिलीट करने का मतलब होता है कि इसके नंबर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगी कि जितने क्वेश्चंस बचेंगे उनके आधार पर कट ऑफ बनती है। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बताइए। ये आप देखेंगे कब पारित किया गया था? 16 में आप लोग लगाएंगे सी, 2005 में किया गया था। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। ठीक है, 16 में आप लोग क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा उसके बारे में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 17। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी? तो आप देखेंगे कि 6 जनवरी 2018, 6 नवंबर 2017, 6 अक्टूबर 2017, 6 दिसंबर 2017। तो ये बात है, आप देखिए कि 17 में आप लोग लगाएंगे डी, 6 दिसंबर 2017 को। 17 में क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 18। विश्व बैंक और DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में किन 2 राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? इसमें आप देखेंगे 18 में आप लोगों को गुजरात तेलंगाना, तेलंगाना छत्तीसगढ़, गुजरात आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो 18 में आप लोग डी लगाएंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। और आप लोगों को सबसे पहले विश्व बैंक के बारे में जान लेना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि आप लोग विश्व बैंक को काफ़ी चर्चाओं में भी सुनते रहते हैं, वर्ल्ड बैंक और विश्व बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं। और आप देखेंगे कि दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और फाउंडेड यानी कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था ना, उसी के दौरान हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश अगर आप लोग देखना है तो आंध्र प्रदेश तो आप सभी जानते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती देखने को मिलेगा और इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा से लगी हुई है, छत्तीसगढ़, आपका तेलंगाना हो गया, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु से लगी हुई है। वहीं आप लोग तेलंगाना देखें तो आप देखिए आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 में तेलंगाना बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश,
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगी हुई है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन है हमारा सामने, कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? बताइए, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये कालिका पुराण वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, जैन किससे संबंधित है? तो याद रखिए जैन से संबंधित है। किससे है? जैन से संबंधित है। और आधा शक्ति काली से संबंधित भी है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, कालिका पुराण। और इसमें जो आप देखिए सही आंसर माना है ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, इसमें आप देखेंगे 19 में आपका डी माना है, जैन माना है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 20, प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्तवाह भी कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। तो 20 में आप लोग देखेंगे कि वैश्य को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? वैश्य को कहा जाता था। लेन देन वाले व्यापारी वर्ग से संबंधित था ये। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 21 पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? मगध से, प्रयाग से, उज्जैन से, सौराष्ट्र से। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 21 में आप देखेंगे कि आपका उज्जैन सी ऑप्शन होगा। ठीक है, उज्जैन से थे। क्वेश्चन है 22, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? सुजात खां, इस्लाम शाह, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह आदिल। मोहम्मद शाह आदिल। तो इसमें आप देखेंगे कि इस्लाम शाह था। 22 में आप लोग देखेंगे सासाराम बिहार में इसका शेर शाह का आप देखते होंगे कि क्या बना हुआ है, इसका मकबरा बना हुआ है। और आप देखिए बड़ा कम समय तक इसने शासन किया, लेकिन बड़ा नाम छोड़ गया है। तो 22 में आप लोग लगाएंगे बी। ठीक है, 22 में बी। क्वेश्चन हमारे सामने, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। तो बताइए इसमें 23 में क्या लगाओगे? 23 में आप लोग लगाओगे सूरत। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारे सामने 24, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, बाहीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा, सावित्री बाई फुले के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आप देखेंगे ए सिस्टर निवेदिता के द्वारा कहा गया था। 24 में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 25, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। तो 25 में आप देखेंगे यूसुफ मेहर अली ने दिया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कई लोग महात्मा गांधी लगा देते हैं, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी इसमें करता धरता था और उन्हें आप देखिए कि जेल में डाल दिया गया था बाद में, लेकिन यूसुफ मेहर अली ने दिया था। तो 25 में आप लोग लगाएंगे सी। क्वेश्चन हमारे सामने 26, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम विश्वेश्वरैया, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, पट्टाभी सीतारामैया। तो आप सभी जानते हैं ये तो, और ये क्वेश्चन कई बार कई परीक्षा में पूछ लेता है। तो ए ऑप्शन एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 27, किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमजेरा नरसंहार। तो आप देखेंगे कि इसे कहा जाता है किसे? जो चरण पादुका नरसंहार हुआ था ना मध्य प्रदेश में, उसी को कहा जाता है। ये आप देखिएगा, ये आपको ए ऑप्शन देखने को मिलेगा। चरण पादुका, ये आप देखेंगे 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर में उर्मिला नदी के तट पर सिंहपुर चरण पादुका परिसर में जनसभा को सेना बल के ने चारों ओर से घेर कर जनसभा में गोली मतलब जन पर चलने वाला, और इसमें आप देखिए कई लोग मारे गए थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों को बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसकी डेट आप लोगों को बतानी है। ठीक है, नीचे लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सिंध? बताइए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो आप सभी जानते हैं 28 में क्या है? गंगा है। और गंगा नदी के बारे में आप सभी को मालूम होगा कि ये आप देखते होंगे कहाँ से जाती है आपकी, हमारे भारत में भी जाती है, और आपको मालूम होगा कि ये आपकी
बांग्लादेश से भी ये जाती है। और टोटल इसकी आप देखेंगे कि कहाँ से निकलती है। पहले तो ये भी आप बांग्लादेश में ऐसे पद्मा के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। और देवप्रयाग उत्तराखंड अलकनंदा यहाँ से निकलती है। और आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। टोटल इसकी लंबाई आप देखेंगे 2704 मीटर आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और वैसे आप देखेंगे इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर भी आप लोगों को देखने को मिलती है भारत में लगभग। भारत की अगला क्वेश्चन है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लामलाई। बताइए इसमें। तो इसमें आप लोग लगाएंगे 29 में क्या? कार्डमम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत कौन सा अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। देखिए ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली से लगता है। सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है इसकी सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप लोग अपने प्रधानमंत्रियों की सूची भी देखेंगे तो उनमें से अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए। उसके बाद इसमें डी ऑप्शन लगा देना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 31। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन। तो 31 में आप लोग क्या लगाओगे? सी ऑप्शन, गोदावरी बेसिन आप लोग लगाओगे, सी ऑप्शन। फाग जलनमरू किनके मध्य देखने को मिलेगी? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत मालदीव। इसमें से अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि आप देखिए भारत पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर मैप देखते हैं तो यहाँ देखने को मिलती है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। और हमारे सांस्कृतिक संबंध भी लगते हैं श्रीलंका से। सीता माता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रावण के बारे में सुना होगा। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायु पेटी है, स्थित है व्यावहारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, पछुआ ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में भूमध्य रेखा पर। तो 33 में आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन, भूमध्य रेखा पर। 33 में डी ऑप्शन रहेगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 34, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। तो ये तो सभी को मालूम है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 34 में क्या लगाओगे? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 34 में डी है आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 35। नेपानगर का संबंध किस उद्योग से? खाद, अखबारी कागज, चीनी, ऊनी वस्त्र। तो इसमें तो आप लोग बिना सोचे लगा दोगे अखबारी कागज। थोड़ा बहुत एमपी जीके पढ़ा होगा तो इसमें बी ऑप्शन। समय आने पर आप देखिए जब हम क्वेश्चंस पेपर खत्म कर लेंगे तो बड़े विस्तार से भी आपका एमपी जीके भी कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन समय के हिसाब से। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, उसके निकट स्थित है? जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। जबलपुर, रीवा, पन्ना, कटनी। तो 36 में आप देखेंगे कि आपका जबलपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि यहाँ जबलपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को मालूम होगी। ये आप यहाँ से आप देखिए, ये मानक समर रेखा एक तरह से आप लोग मानते हैं ना इसे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसके निकट स्थित है आपका। देखिए जबलपुर इसमें माना है सही लोक सेवा आयोग ने, ठीक है। 36 में आप लोगों का ये माना है। क्वेश्चन है हमारे सामने 37। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला विकास, कृषि, बाल विकास, उद्योग। तो 37 में आप देखेंगे कि कृषि से संबंधित है ये आपकी। सीमा सुरक्षा बल के पास किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। तो 38 में आप देखेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। सीमा सुरक्षा यानी कि बीएसएफ की बात हो रही है।
यानी कि आप देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में देखने को मिलेगी, हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 39। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? नहीं रहे हैं पूछ रहा है। जस्टिस एन डी ओझा, जस्टिस पी बी दीक्षित, जस्टिस जी डी दीक्षित, जस्टिस जी पी सिंह। तो आप देखेंगे 39 में आप लोग लगाएंगे, 39 में क्या लगाओगे? आपका सी ऑप्शन रहेगा, जस्टिस जी डी दीक्षित। आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पूछता हूँ, आपके पास गूगल बाबा हैं, उनसे की मदद ले लेना आप लोग। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, और पहली महिला राज्यपाल कौन थी, और पहले आप देखिए मुख्यमंत्री कौन थे, और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये 4 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर नीचे दीजिएगा, आप लोगों पर छोड़ दिए, और बड़े सरल क्वेश्चंस हैं। आप लोग थोड़ा भी मध्य प्रदेश पढ़े होंगे तो आराम से उसके आंसर दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विस्तरांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है? 155, 156, 212, 213। तो इसमें आप देखेंगे 213 देखने को मिलेगा। 123 के तहत आप देखते हैं कि राष्ट्रपति साहब के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति रहती है, और ये आप देखिए जो कानून बनता है ना सामान्य प्रक्रिया से राज्यसभा लोकसभा, उतनी ही शक्ति रहती है इसमें भी, लेकिन आगे चलकर इसे पास करवाना होता है। अगर आप देखिए राज्यपाल इसे जारी कर रहा है तो राज्य जो विधानसभाएं होती है ना उनमें पास करवाना होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा 213 होगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा इसमें। वर्ष 2011-12 में से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर रही है। ये आप देखिए करंट अफेयर्स से है, और इसे एमपीपीएससी ने हटा दिया था। एमपीपीएससी ने क्या किया था? इसे डिलीट कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि 15.21% लगभग बताई गई थी इसमें रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्पष्ट ना होने के कारण हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? ये आपका 42 क्वेश्चन कह रहा है। 1951, 1992, 1957, 1962। तो 1951 में ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ यहाँ, क्या बात बता देता हूँ कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों को 3 डेटें याद, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 26 जनवरी। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं आप लोग, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ आपका संविधान लागू हो चुका था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में संविधान भी पूरी तरह से लागू हो चुका था, और गणतंत्र के रूप में हमारी स्थापना भी हो चुकी थी। कई संस्थाओं का जन्म भी हुआ था इस दिन। 42 में आप लोग ए ऑप्शन है। देखिए आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप लोग अपनी व्याख्या करके विस्तार से नीचे लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद हो गए, संबंधित राज्य हो गए। 371 का नागालैंड से, 371 का असम से, 371 का मेघालय से, 371 का आंध्र प्रदेश से। तो आप लोगों को इसमें मालूम होना चाहिए कि 371 गा किससे है? मणिपुर राज्य से संबंध रखता है, ना कि मेघालय से। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी ऑप्शन लगाएंगे 200 कितने, इसमें 43 में सी। क्वेश्चन है हमारे सामने 44। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में आप देखिए अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या बतानी है। 59, 69, 79, 84। तो आप देखिए 44 में आपकी देखने को मिलेगी 84। और अभी वर्तमान में अगर हम लोकसभा में सीटों की बात भी करें तो आप सभी जानते हैं कि कितनी है? 543 लोकसभा में सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी 543। और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है आप लोगों को, तो इसके लिए आप सभी जानते हैं कि आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र कोई नहीं रखी गई है। और वहीं राज्यसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि टोटल इसमें आपके टोटल कितने सदस्य रहते हैं? 245, जिनमें 233 सदस्यों का चुनाव होता है विधायकों के द्वारा, 12 सदस्यों का मनोनीत होता है राज्यपाल के द्वारा, किसके माफ करिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का। वहाँ राज्यपाल क्या करेगा जाके। क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आंध्र प्रदेश में 18 राज्यसभा सीटें हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं।
ये सही सम्मिलित पूछ रहा है आप लोगों से। तो आप देखेंगे कि आप लोगों को क्या देखने को मिलेगी। आंध्र प्रदेश में आप लोगों को 18 11 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? आंध्र प्रदेश में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। इस तरह से 45 में आपका ए गलत होगा, ठीक है, बाकी सब सही होंगे। मध्य प्रदेश में बता चुका हूँ, फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं बताइए। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952, 1957, 1960, 1961। तो 46 में आप लोग लगाएंगे बी, 1957 में। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ग्वालियर में आप लोग इनकी समाधि भी देखे होंगे, फूलबाग पर, रानी लक्ष्मीबाई, और झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। 19 नवंबर 1828 में बनारस में इनका जन्म होता है, झांसी में इनकी शादी होती है। 18 जून 1858 में ग्वालियर में इनकी डेथ हो जाती है। मणिकर्णिका तांबे इनका पूरा नाम था, फुल नेम, ठीक है। तो ये भी मनु के नाम से भी आप लोग इन्हें जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से, स्नूकर से, कैरम से, शतरंज से। तो 47 में आप लोग क्या लगाएंगे? 47 में आपका डी होगा, शतरंज। क्या होगा? डी होगा 47 में, ठीक है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथ आनंद, गीत शेट्टी, सचिन तेंदुलकर, धनराज पिल्ले। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 48 में आप लोग विश्वनाथ आनंद लगाएंगे। अब आप देखिए, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार का नाम दे दिया गया इसका, और 1991-92 में पहली बार ये स्थापना हुई थी इसकी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। राजीव गांधी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे बीच नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई थी, आपको मालूम होगा। लेब्रो किस खेल से संबंधित है? लेब्रो किस खेल से संबंधित? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। तो ये वॉलीबॉल से आपको देखने को मिलेगा। प्रथम बार 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता कौन थे? ओ एम नमियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बीबी भागवत, उपयुक्त में से सभी। तो आप देखेंगे 50 में डी सभी होंगे, उपयुक्त में से सभी, प्रथम बार, ठीक है। तो 50 में आप लोग क्या लगाओगे? डी ऑप्शन लगाओगे। 50 में क्या लगाओगे? डी ऑप्शन। तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? 21 मील 385 गज, और 25 मील 385 गज, 26 मील 385 गज, 42 किलोमीटर। तो आप देखेंगे 51 में आपका 26 मील 385 गज, यानी कि सी ऑप्शन होगा आपका, यानी कि 42.195 किलोमीटर लगभग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? गगन नारंग, राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनय बिंद्रा, सुशील कुमार। तो इसमें अभिनय बिंद्रा होंगे, ठीक है। सी ऑप्शन 52 में भी आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन है हमारे सामने 53, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 सितंबर, 14 नवंबर, 29 अगस्त, 29 जुलाई। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस आपका मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है 54, वह खिलाड़ी कौन है जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री सभी प्रदान किए गए? अभिनय बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, विकास पादुकोण, पुलेला गोपीचंद। तो 54 में आप देखेंगे कौन होंगे? पुलेला गोपीचंद होंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, चंबल घाटी। तो आप देखेंगे 55 में आपका डी होगा, चंबल घाटी नहीं है। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव श्रेणी में, मैकाल श्रेणी में, विंध्यन श्रेणी में। तो 56 को डिलीट कर दिया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ सतपुड़ा की श्रेणी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं इसे क्यों डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इसे डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अगर देखें तो सतपुड़ा अगर सही मानता तो सतपुड़ा मानता इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 57, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो इसमें आप लोगों को बेतवा नदी नहीं मिलती है इसमें। ओरछा आप लोग देखते होंगे, बेतवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। 57 में आपका क्या है? सी ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा।
चंबल आपकी महू से निकलती है, आपको मालूम होगा, इंदौर के पास से चंबल नदी। इसके बारे में बता देते हैं कुछ पॉइंट आपको, क्वेश्चंस पूछ लेता है। चंबल, इसकी कुल लेंथ 1024 किलोमीटर है, जनाफावा से निकलती है और ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम और मंदसौर। 58 में क्या लगाओगे बताइए? 58 में लगाओगे आप लोग ए, झाबुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपका गुजरात से भी लगता है, राजस्थान से भी इसकी सीमा लगती है, यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। मध्य प्रदेश की जलवायु है भूमध्यरेखीय, मरुस्थलीय, ध्रुवीय, मानसूनी। तो 59 में आप लोग लगाएंगे कि आपका मानसूनी है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मानसून में वर्षा भी होती है। मलाजखंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? लिग्नाइट, तांबा, हीरा, लोहे एस्क। तो आप सभी जानते हैं कि 60 यानी कि तांबा संबंधित है, बी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका अलीराजपुर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं। गुजरी महल किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, मानसिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होगा कि इसमें सी होगा, मानसिंह ने बनवाया था। ठीक है, अपनी प्रियदर्शी के लिए। प्रीतिमा, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? 63 पूछ रहा है। ये सेंधवा, मऊ, सारंगपुर, सुजालपुर। तो 63 में आप देखिए सुजालपुर नहीं है, बाकी तीनों हैं। मध्य प्रदेश में 2017-18 की बजट में AMR UGT योजना के लिए कितना प्रावधान किया गया था? एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे कि आपका 64 में क्या लगाओगे? सी, 700 करोड़। क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर, डिंडोरी। तो आप देखिए कि आपका कितना है? 65। 65 में आप लोग लगाएंगे डी, डिंडोरी का लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिंडोरी। और आपको बता दूं, देखिए क्या बता दूं कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, ये आप लोग बताइए या मैं बता दूं? बताओ, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात पूछ रहा हूं। तो आप देखेंगे 931 है। और मध्य प्रदेश में बच्चों का लिंगानुपात आप सभी को मालूम होगा कितना है, ये आपका 918 है। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? 931। कहने का सीधा सा मतलब आप समझ जाइएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। अलीराजपुर में आप देखेंगे आप लोगों को 1011 देखने को मिलेगा, तो ये भी आप देखिएगा। बालाघाट में 1021 है, सबसे ज़्यादा बालाघाट में ही देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिए। डिंडोरी में 1002 देखने को मिलेगा आपको, तो इसमें डी ऑप्शन है आपका। हर 10 साल में आप देखते हैं जनगणना होती है आपकी। इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं पूछ रहा है। RP नाइक, BK दुबे, RS खन्ना और PK नरोना। तो इसमें आप देखेंगे 66 में क्या लगाओगे? डी, PK नरोना। 66 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन है हमारे सामने 67। क्या? 67। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1997, 1995, 1993, 1991। तो आप देखेंगे कि आपका 67 में क्या लगाओगे? बी, 1995। ठीक है, 67 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 68, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में वित्तीय सहयोग प्रदान करने वाला संगठन है? IMF, IFC, IFAD और IIMA। तो 68 में आप लोग लगाओगे सी, IFAD। आई किसमें? IFAD। तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग। इसे आप लोग इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है, और आप देखते हैं दिसंबर 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 69 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। 2008-9, 2009-10, 2011-10-11, 2011-12। तो 69 में आप देखेंगे सी होगा, 2010-11। या लगाओगे सी लगाओगे 69 में।
एमपी इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी किस वर्ष से लागू की गई थी? 70 में क्या कहेगा? 2013, 14, 15, 16, तो 16 में। 17 में, 17 में क्या होगा? 16। क्वेश्चन है हमारे सामने 71। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया था? भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर। तो ये आपका किया गया था इंदौर में। कि अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में किसी क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था? 10, 12, 14, 16। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका 72 में ये 10 घंटे किया गया था। ठीक है, 72 में ये होगा आपका। 73, कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है कहा जाता है? इसे क्या क्या कहते हैं? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब इंफॉर्मेशन। तो इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, www। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउजर द्वारा प्रदर्शित पहले पेज को क्या कहा जाता है? होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज, बुक पेज, बुकमार्क पेज। तो आप देखिए इसे कहा जाता है होम पेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 75। खोज क्षमता ईमेल, समाचार, स्टॉक कीमतें और मौसम संबंधी जानकारी, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल, न्यूज़पेपर। तो ये आप देखेंगे 75 में आप लोग पोर्टल करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन है हमारे सामने 76। निम्नलिखित संक्षेप रूप में कौन सा समान रूप से आवांछित जंक ईमेल का वर्णन है? सी रैम, डी रैम, जैम, स्पैम। तो आप देखिए 76 में आप लोग डी लगाएंगे। डी रैम, एस पी रैम, एस स्पैम। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। एक जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है क्या कहते हैं? सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, या ईमेल, या वायरस। तो इसे आप लोग वायरस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और एंटीवायरस इसी से लड़ने के लिए तो डलवाते हैं आप लोग। तो डी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन है हमारे सामने 78। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कैमरा, डिस्प्ले डिवाइस, टेलीफोन, माइक्रोफोन। तो आप देखिए 78 में आपका सी होगा। टेलीफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी की पड़ती है। तो 78 में आजकल तो आप लोग करते हैं तो मालूम चलेगा। 78 में आपका सी होगा। 79। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? कार्यप्रणाली की रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की अखंडता। अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स और क्रैकर्स। और ये आप देखेंगे अपराधी कंप्यूटर दक्षता और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता, यानी कि 79 में आप लोग बी लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने 80। शब्द का आशय एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य के लिए जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। ब्राइट हैट, हैकर, क्रैकर, स्टैकर। तो आप देखिए 80 में आप लोग क्या लगाएंगे? क्रैकर बोलेंगे इसे। ठीक है, 80 में सी। कंप्यूटर से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन आते हैं। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात के बाढ़ के कारण इसे एक्सेस करने में असमर्थ होते हैं तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है? वायरस, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस स्टॉक। तो 81 में आप लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लगाएंगे। डी 81 में। आप देखिए पहले क्वेश्चन सरल आते थे, अब जैसे जैसे आप देखिए पेपर देने वाले बढ़ते जाएंगे, पेपर और टफ होता जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा इसे। क्या इसमें धारा 2 का, धारा 2 खागा, 2 धारा 2 खाचा, 2 धारा 2 खाझा। तो 82 में आप लोग लगाएंगे बी ऑप्शन। 82 में आपका बी ऑप्शन। 82 में बी ऑप्शन। SC ST एक्ट के बारे में, SC ST एक्ट के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, ये आप देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अतिरिक्त कोई ऐसे किसी भी तरह से किसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने उसके विरोध या कार्यवाही की जाती है इसके तहत। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इसके बारे में। जेल भी हो सकती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें ये आप देखिए कि राष्ट्र लागू, ये आप देखेंगे
क्या देखेंगे इसमें? राष्ट्र इसमें आप देखिए नवासी के नाम से आप लोग इसे जानते हैं, और आपको मालूम होगा कि इसमें जब बदलाव किया गया था कुछ समय पहले तो काफ़ी बवाल भी हुआ था इस पर। आप देखिए क्या हुआ था, बवाल भी हुआ था, तो उसके बारे में भी आप लोगों को ये आप देखिए 11 सितंबर 1989 को संसद ने इसे पारित कर दिया गया था, और 30 जनवरी 1990 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। एक बात और आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि जब कोई कानून बनना होता है तो लोकसभा राज्यसभा से जाता है, वहाँ पास होता है, तब तक आप लोग इसे विधेयक के नाम से जानते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है वो आपका कानून बन जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? 20, 22, 18, 16। ये आप देखिए 18, इसी में संशोधन किया गया था, इसी को लेकर भारी बवाल हुआ था। 83 में सी आपका देखने को मिलेगा। क्वेश्चन हमारे सामने 84, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया? धारा 18, धारा 20, 22, 24। ये आप देखिए कि आप सब ये हटा दिए गए नए सिलेबस में। पुराने में बहुत क्वेश्चन आते थे, 20-22 क्वेश्चन आते थे, तो इसमें आप देखेंगे 84 में आप लोगों को बता दूं कि इसमें हटा दिया गया था 84 को MPPSC के द्वारा, यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इसे हटा दिया गया था। क्या किया गया था? हटा दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वैसे 18 इसमें आप लोग देखेंगे वो बंद किया गया है, कई जगह ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इसे हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन है 85, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डायन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा तो वह किस अवधि के लिए कारावास से दंडित होगा? और आप लोग बड़े ध्यान रखा करिएगा, बहुत बुरी तरह से फंसते हैं इसमें। जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और कोई होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और जुर्माने से। जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी जुर्माने से। जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी जुर्माने से, जुर्माने के साथ। समझ रहे? तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे? आपका 85 में ए ऑप्शन होगा। ठीक है, 85 में क्या होगा? किसी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी और किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के साथ। तो 85 में आपका ए। क्वेश्चन है 86, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं? 18, 22, 23, 27। तो आप देखिए 23 इसमें, 86 में सी है। क्वेश्चन हमारे सामने 87, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध किया गया है? आप देखेंगे धारा 10, धारा 10 का, धारा 14, धारा 14 का। तो इसमें आप देखेंगे कि 87 में आपका भी होगा धारा 10 का। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? धारा 16 का, धारा 15 का, धारा 16 का, धारा 14 का। इन तीनों एक्ट के बारे में हम लोग समय आने पर सभी के बारे में बात कर लेंगे, चाहे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं या ना पूछे जाएं आप, क्योंकि ये ज़रूरी रहते हैं। कई बार आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछ लेता है। तो 88 में आप देखेंगे डी ऑप्शन होगा, धारा 14 का, 88 में। ठीक है, डी। 89, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध किया गया? 10, 14, 12, 14, 16। तो इसमें आप देखेंगे 89 में सी 14 लगाएंगे आप लोग। 90, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल जम्मू कश्मीर राज्य पर। तो आप देखेंगे 90 में आपका ए होगा, संपूर्ण भारत पर। ठीक है, और वैसे भी अब जम्मू कश्मीर से 370 हट चुका है, 35 से खत्म हो चुका है, तो अब वो सभी प्रावधान यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 91, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 23 सितंबर 1989 को प्रवृत्त हुआ था। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को
प्रवृत्त हुआ? यह अधिनियम 23 सितंबर 1995 को, 28 सितंबर 1995 को। तो 91 में याद रखिएगा आपका बी होगा, 28 सितंबर 1993 को। 91 में बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने 92। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य, भारत विधि आयोग का सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो आप देखिए इसमें बी ऑप्शन, भारतीय विधि आयोग का अध्यक्ष। 92 में बी। और आप देखिए इसमें भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी सुधार किया गया है, तो इस पर भी बात करेंगे हम लोग। इस अधिनियम में भी सुधार किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पदग्रहण की तारीख से होती है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले, 6 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक। 93 में आप देखेंगे बी होगा, 5 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। इसी में आप देखिए इसमें सुधार किया गया है। किसमें? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदावधि। मानव अधिकार आप देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात हो रही है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब 3 वर्ष से और 70 वर्ष जो भी पहले हो रख दिया गया, पहले 5 साल हुआ करता था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसकी स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ये भी आप नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आप बी ऑप्शन याद रखिएगा उस समय के हिसाब से। अब हम लोग आने वाले समय में इस पर भी बात करेंगे। भारतीय दंड संहिता का धारा 175, धारा 178, धारा 179, 180 और धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानवाधिकार आयोग को समझा जाता है। आपराधिक न्यायालय, सिविक न्यायालय, रेवेन्यू न्यायालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग क्या लगाएंगे? 94 में बी ऑप्शन होगा, सिविल न्यायालय। 94 में बी। क्वेश्चन है हमारे सामने 95। इस सशक्त बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर स्वयं जांच करेगा। जांच करने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर सकेगा। केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए इसमें आप लोग सी ऑप्शन लगाएंगे। 95 में केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। मानव अधिकार आयोग में सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। तो इसमें आप देखेंगे 96 में आपका बी ऑप्शन होगा, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के। 96 में आपका बी। ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने 97। राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को, राज्यपाल को। तो याद रखिए राज्यपाल को है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा 97 में। राष्ट्रपति देखते हैं ना आप लोग केंद्र में, इसी तरह राज्यों में राज्यपाल देखने को मिलेगा। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक कर्म अधिकारी समझा जाता है। लोक अधिकारी, लोक सेवक, आयोग का अधिकारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें याद रखिए लोक सेवक समझा जाता है। 98 में भी होगा आपका। क्वेश्चन है हमारे सामने 99। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके अध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिए राज्य सरकार, राज्य सरकार। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशक्त बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नौसेना, राज्य के सशक्त बल, थल सेना, वायुसेना। तो याद रखिए राज्य के सशक्त बल इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका 100वां क्वेश्चन हो गया, अंतिम क्वेश्चन हो गया। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और मेहनत करते रहिए। और आप लोगों के कुछ सुझाव हों, सवाल हों तो आप लोग नीचे पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप लोग। जब भी टाइम मिलता है तो वहाँ जवाब दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से 2018 का क्वेश्चन पेपर हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में 2019 का जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होगा उस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग। ठीक है। और भी आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर आप लोग सलाह भी दीजिएगा।
आपकी सलाह भी ज़रूरी होती है, उस पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगले पेपर में।